अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बारे में है। हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के कनेक्शन, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है। अब चूंकि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, तो दोनों की वर्किंग अलग पड़ेंगे। यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी देखेंगे, पीएनपी की भी देखेंगे। और दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशनें समझेंगे। और फिर देखेंगे इनका बाहमी ताल्लुक कैसे है, यानी रिलेशन भी निकालेंगे अल्फा और बीटा के अंदर। तो शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्या मुराद ली जाती है? ट्रांजिस्टर को जब भी सर्किट में जोड़ा जाएगा तो याद रखिए अमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बनाना है। यानी ये बात पक्की हो गई कि अगर जब आप वर्किंग चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्किंग में हो तो ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। अमीटर बेस क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर बेस क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस। अब हम नीचे दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक में एनपीएनपी है, एक में एनपीएन है। अब जरा देखो, अमीटर बेस क्या फॉरवर्ड बायस है? पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यानी ये हिस्सा, यानी अमीटर बेस तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जरा कलेक्टर बेस वाला हिस्सा देख लो, तो ये पी टाइप नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, एन टाइप पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो मेरी बुनियादी बात पूरी हो गई। सेम इसी तरीके से हम एनपीएन के लिए बात कर सकते हैं कि आपके पास अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस होना चाहिए। यानी दोनों पे आपको ये बात मैंने तस्वीर के साथ समझा दी कि ये बुनियादी शर्त है। अब ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वाले मामलात हैं, ये इसके अलावा भी मुमकिनात हैं। वो क्या? उसकी बुनियाद पे ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो जंक्शन का हम तय कर रहे हैं, इससे ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन ऑफ मोड है, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर आप अमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स कर देते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स कर देते हैं, तब हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर किस मोड में है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ। और अगर आप अमीटर बेस फॉरवर्ड रखते हैं और कलेक्टर बेस रिवर्स रखते हैं, जैसा कि हमारे पास इस वक्त बाइसिंग की कंडीशन है, तो वो रीजन एक्टिव रीजन कहलाएगा आपका। यानी जो मैंने बुनियादी शर्त रखी वो एक्टिव रीजन की रखी थी कि आपका मीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस हो। तो ये शर्त जनाब क्या है? एक्टिव रीजन में है ट्रांजिस्टर काम कर रहा। और अगर आप अमीटर बेस भी फॉरवर्ड कर देते हैं और कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड कर देते हैं, तब हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? सैचुरेशन है। तो जनाब इसका मतलब ट्रांजिस्टर के तीन मोड हो गए। अब हम जब एम्पलीफायर बना रहे होते हैं ट्रांजिस्टर से, तो हम चाहते हैं वो किस मोड में हो? एक्टिव मोड में। और जब हम लॉजिक गेट्स वगैरह में डील कर रहे होते हैं तो कट ऑफ की भी जरूरत पड़ती है, सैचुरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो जनाब ये बुनियाद बनी अब आपके पास कि अब आपको पता है कि जरूरी नहीं कि अब ये तो मैंने एम्पलीफायर के लिए शर्त रख दी ना कि भाई आपका एक्टिव रीजन में होना लाजिम है। इसके अलावा भी अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ में भी हो सकता है, सैचुरेशन में भी हो सकता है। और वो कब हो सकता है, अब आपके सामने वो एक चार्ट की सूरत में नुमाया है। अब मैं देखता हूं कि जनाब ट्रांजिस्टर की एनपीएन वर्किंग कैसे होती है। एनपीएन में अब आप देख सकते हो कि इस वक्त एनपीएन ट्रांजिस्टर बना हुआ है। अमीटर बेस आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस है, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ा है। कलेक्टर पे आपके पास होगा, कलेक्टर मीटर चल रहा है। तो अब आप देखो जरा, कलेक्टर आपका एन टाइप पॉजिटिव के साथ है और ये आपके पास रिवर्स बायस की शर्त पूरी कर रहा है। अच्छा जी, तो सॉरी, अब आपके पास क्या जनाब के इस वक्त कॉमन अमीटर आ गया। मीटर आपका इनपुट में भी है, मीटर आपका आउटपुट में भी है। ये आगे चल के हम देखेंगे तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कनेक्शंस होते हैं। तो फिर वक्त हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे, अभी हम सिर्फ करंट चलाना चाहते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे मैं इसे जरा करेक्शन कर दूं, ये गलती है, अमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपका मीटर बेस जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर मीटर जंक्शन क्या है? रिवर्स बायस है। तो जनाब फॉरवर्ड बायस होने के नाते जरा देखो, ये नेगेटिव यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, यानी अमीटर से करंट चलेगा। तो वो जो करंट होगा उसे हम
आई ई कह देंगे। जो एन टाइप से इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन मिलेगी, ये नेगेटिव नेगेटिव को पुश करेगा तो वो जंक्शन क्रॉस करेंगे, तो ये जो करंट बनेगा मीटर से चलने वाला आई ई होगा। अब ये करंट चल के किस में जाएगा, डेट इज बेस। तो अब इसका मतलब बेस पी टाइप है और ये इलेक्ट्रॉन वहां पे डिफ्यूज होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन करेंगे। क्योंकि बेस इंतहाई पतली होती है, आपके पास इसमें डोपिंग भी सबसे कम होती है, तो चंद एक इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ होल से मिल पाएंगे, क्योंकि वहां पे होल्स की तादाद ही कम है। तो वो जो करंट बनेगा, जो आपके पास ये बैटरी का पॉजिटिव इधर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचेगा, दैट इज कॉल्ड आईबी। उसे हम बेस करंट का नाम देंगे। अब आगे देखो जरा क्या होगा कि जो बच गए इलेक्ट्रॉन, जो बैटरी पीछे से दिक्कत दे रही है, जिनको क्रॉस करवा रही है, वो अब दाखिल हो जाएंगे इस रीजन में। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बैटरी हमने लगाई, वीसीसी कलेक्टर कपल्ड जिसे हम कहेंगे, वो अब ये पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गए इसमें। तो जनाब अब जब वो कलेक्टर में दाखिल होंगे तो यहां से निकलेंगे तो कलेक्टर करंट कर आएगा, जिसे हम आईसी कहेंगे। तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो अगर मैं कहूं जरा लॉजिकली इस तस्वीरों को देख के बताओ, करंट चला कहां से, आई ई से। कुछ हिस्सा किसमें चला गया, बेस में, कुछ हिस्सा किसमें चला गया, कलेक्टर में। तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि आई ई से चलने वाला करंट दो जगहों पे गया है, बेस में भी कलेक्टर में भी। तो मैं कहूंगा मीटर करंट सम होगा कलेक्टर और बेस करंट का। आप इसको इस सिंबल से भी समझ सकते हैं, जैसे यहां से मीटर से चला है, कुछ बेस में चला गया, कुछ कलेक्टर में चला गया। अब एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आप समझे कि मीटर बेस जंक्शन है ही नहीं, अगर इस तस्वीरों को ज़हन में रखते हुए को, तो बताओ जरा सोच के, क्या मीटर बेस जंक्शन अगर हो ही ना तो कलेक्टर में करंट चल पाएगा? तो क्योंकि ये जंक्शन बना, इधर से फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, तभी तो धक्का लगा। तो अब इसका मतलब मीटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचे तो उन्होंने एक मीटर करंट फ्लो करवाया, जिसको कलेक्टर ने अपनी जानिब खींच लिया। इसका मतलब कलेक्टर में चलने वाला करंट डिपेंड करता है किस पे, अमीटर के करंट पे। तो ये चीज बड़ी अहम है कि आपका कलेक्टर सर्किट में जो करंट है वो अमीटर के करंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये आगे एप्लीकेशन में बड़ी अहम बात है। फिर जनाब अब हम क्या देखने वाले हैं कि अब आपके पास पीएनपी की वर्किंग में क्या आएगा। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन चलाए हैं एनपीएन, क्योंकि आपके जो एन अमीटर में एन टाइप मेजॉरिटी में थे। अब जो ट्रांजिस्टर में पढ़ने वाला हूं वो है पीएनपी। अब मीटर में होल्स मेजॉरिटी में होंगे, तो अब मैं होल का करंट लेके चलूंगा। ठीक है, अब आप देखो तो इसमें आपके पास, जैसे मैं कह सकता हूं कि पी टाइप आपके पास है, इसमें होल्स मेजॉरिटी में है, तो अब वो फ्लो करेंगे, ये पॉजिटिव इन होल्स को दिक्कत देगा। कुछ आपके जो होल्स इधर आएंगे बेस में, तो वो नेगेटिव उनको अपनी जानिब खींच लेगा, यानी चंद एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन होंगे। एन टाइप है ना, मगर चूंकि बेस इंतहाई थिन होती है, डोपिंग भी कम होती है, तो चंद एक होल्स ही मिल पाएंगे इलेक्ट्रॉन से, वो इंतहाई मामूली करंट बनेगा, डेट इज आईपी। बच जाने वाले होल्स शिफ्ट हो जाएंगे किधर, आपके पास क्रॉस कर जाएंगे कलेक्टर की जानिब, क्योंकि ये नेगेटिव है, ज्यादा तगड़ी बैटरी लगी हुई है, तो ये होल्स को अपनी जानिब खींच लेगा। तो इस तरीके से कलेक्टर करंट बनेगा, यानी सेम वही कहानी है, मगर आप इलेक्ट्रॉन्स की जगह मैंने होल्स चला दिए हैं, बकिया कोई इसमें कंसेप्ट वाला फर्क नहीं है। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ, अब भी वही हो रहा है कि मीटर से चलने वाला करंट बेस में भी जा रहा है, कलेक्टर में भी जा रहा है, यानी इक्वेशन वही वैलिड रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है, ये जो मैंने होल चलाए हैं ये सिर्फ क्रिस्टल के अंदर अंदर है, यानी कि पीएन आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर है, तारों में होल नहीं चाह रहे, तारों में इलेक्ट्रॉन्स ही चाह रहे हैं। बात समझ गए? तो होल्स का जो कंसेप्ट है, होल इटसेल्फ तो कुछ नहीं होता ना, होल्स तो एक वैकेंसी है। ये क्यों पैदा हुआ होगा? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसकी मुखालिफ सिमत में जा रहा होगा। इसका मतलब यहां से जो नेगेटिव है उतने ही ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो होल्स मूव किया होगा, तो होल्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के मुखालफत में चल रहा होता है। समझ आ गई बात? तो ये चीज है।
अब जनाब अल्फा फैक्टर क्या होता है? अल्फा फैक्टर बुनियादी तौर पे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है और ये कलेक्टर करंट और एमीटर करंट की रेशियो है और हम जानते हैं अल्फा आईसी ओवर आईई आ गया। अब कलेक्टर करंट तकरीबन एमीटर करंट के बराबर होता है। आपने दोनों मिसालों में देखा कि बेस करंट तो सिर्फ 95% बनता है, 95% तो जो आपके पास है वो आपका कलेक्टर ही होता है। इसमें फिर अच्छे वाले ट्रांजिस्टर यानी हाई पावर लो पावर में आ जाता है ऑलमोस्ट, यानी 0.99 वाली बात आ जाती है कि भाई तकरीबन ये ना आपके पास बराबर ही होते हैं। तो अब आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 ली जाती है फॉर आइडियल केस में हम कह देते हैं। बीटा फैक्टर की बात करें तो ये कलेक्टर और बेस करंट की रेशियो है, तो इसे हम कहते हैं करंट गेन फैक्टर। तो ये डीसी के लिए बीटा डीसी भी आमतौर पे से बोलते हैं, आईसी ओवर आईबी है। तो जैसे मैंने कहा ये करंट गेन है कि आपका जो बेस करंट है वो कंट्रोल करेगा किसको, लार्जर कलेक्टर करंट को। ये जब हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे तब हमें इस बात की ज्यादा अच्छी समझ आएगी। फिर आपके पास जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में बीटा को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो चाइना के टेलीविजन वगैरह आते हैं उनके साथ जो पूरा उनका सर्किट मैप दिया होता है तो हर ट्रांजिस्टर के साथ बीटा की वैल्यू लिखी होती है, तो वो करंट गेन लिखा होता है कि भाई इस ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है सर्किट में उसका करंट गेन इतना है। अब ये अल्फा और बीटा का आपस का ताल्लुक क्या है? हमने अभी पढ़ा कि आई ई बराबर है आई सी ओवर आई बी के, यानी कि कलेक्टर और बेस करंट मिलकर मीटर करंट बनाते हैं। अगर मैं दोनों तरफ आई सी से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी आईसी से डिवाइड किया तो आई ई ओवर आईसी आ जाएगा, आईसी ओवर आईसी 1 आ जाएगा, आई बी ओवर आईसी आ जाएगा। अब मैं जानता हूं कि भाई आपके पास आई सी ओवर आई ई को तो मैं अल्फा कह सकता हूं, आई सी ओवर आई बी को तो मैं बीटा कह सकता हूं, मगर अब जरा मामला उलट नहीं नजर आ रहा। ये आई सी ओवर आई ई है, मेरे पास आई ई ओवर आई सी है, इसका ना ये 1 ओवर अल्फा बनेगा। यहाँ पे आई सी ओवर आई बी है, ये मेरे पास आई बी ओवर आई सी है, इसका ये 1 ओवर बीटा बनेगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 ओवर अल्फा प्लस बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर बीटा के। तो अगर आप इसका केस 1 बनाते हैं, इसमें एलसीएम लेते हो तो ये बीटा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। अल्फा मुझे चाहिए तो इसको उल्टा देंगे, दोनों साइडें उल्टेंगी तो अल्फा बराबर आ जाएगा बीटा ओवर बीटा 1 प्लस 1। अब केस 2 में अगर मैं कहूं कि जी नहीं जी मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ अल्फा, तो यही इक्वेशन जो मेरे पास बनी हुई है इसमें 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम उठाते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा ओवर अल्फा। अब दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो बीटा बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा के। तो ये ताल्लुक होता है। तो ये अल्फा आया इन टर्म ऑफ बीटा, यहाँ पे बीटा आया इन टर्म ऑफ अल्फा। तो ये चीज रिलेशन कहलाती है अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।